जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ज्ञानदीप प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे कि भारत की जो स्वतंत्रता की जो यात्रा है 1498 से लेकर के 1947 तक, मतलब जब यूरोपियन भारत में ट्रेड के लिए आना शुरू किए, तब से लेकर जब हमें वो फाइनली आज़ाद करके 1947 में अपने घर लौटे। नहीं तो हम इस पूरी घटनाओं को ये सिलसिलेवार तरीका से पढ़ेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, नहीं, लेकिन आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं, तो इस दिन को प्राप्त करने के लिए हमारे जितने भी योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की यातनाएं सही। नहीं तो इन सारे चीज़ों को मैं सिलसिलेवार तरीका से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो अंग्रेज हैं वो पहले क्यों आए थे। सबसे पहले जो अंग्रेज जो इंडिया आए वो क्यों आए, और यहाँ पे क्या ऐसा चीज दिख गया उन लोगों को कि वो जो ट्रेड करने के लिए जो आए थे, व्यापार करने के लिए जो आए थे, वो व्यापार करना छोड़कर जो है यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिए। और क्या सिर्फ अंग्रेज ही था, या अंग्रेज के साथ साथ फ्रांसीसी भी आए थे? नहीं, पुर्तगीज भी आए थे। सबसे पहले तो पुर्तगीज ही आया था। नहीं तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग हर एक साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन कैसे स्वतंत्रता मिली हम लोगों को, ये हम लोग को पता ही नहीं है। नहीं तो ये तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये बताइए। हाँ, तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैं एक वीडियो में शॉर्ट्स तरीका से बहुत ही कम समय में पूरी जो है एक 1498 से लेकर 1947 तक का जो सफर रहा, उन सारे चीज़ों को आप लोगों के सामने इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोपियों का जो है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन शुरू हुआ। इस दरमियान सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों सबसे पहले आए थे। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले पुर्तगाली आया। और इस ये जो वास्को डिगामा है, जो आप लोग जानते होंगे वास्को डिगामा, वो सबसे पहले 1498 ईस्वी में जो है आपको इंडिया पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो सिल्क रूट पर जो है कब्जा हो जाता है, जब कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन होता है। नहीं तो सिल्क रूट पर जो है मिडिल ईस्ट के लोगों का कंट्रोल हो जाता है। तो यूरोपियनों के द्वारा, जो यूरोपियन कंट्री है, वो जो पहले जो भारत से जो व्यापार करता था वो तो सिल्क रूट से करता था, लेकिन उस पर जब इसका मिडिल ईस्ट के लोगों का कंट्रोल हो जाता है, तो इन लोगों को दूसरा रास्ता चाहिए होता है भारत से व्यापार करने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि समुद्री मार्ग का खोज करते हैं। फाइनली 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा को समुद्री मार्ग का पता चलता है और वास्को डिगामा इंडिया पहुंचते हैं। ठीक है, और यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं मसाला, और यहाँ से मसाला खरीद कर ले जाने के बाद जो है यूरोप में काफी हाई जो है काफी मुनाफे में वहां पे बेचता है। ठीक है, और ये जो वास्को डी गामा जो आया था, इसका मेन जो मकसद था वो था कि मसाला खरीदना है और यहाँ पे जो है व्यापार करना है वस्तुओं का। ठीक है, और वो समुद्री माध्यम से करना है। हाँ, लेकिन 1498 में तो ये आ गए थे वास्को डी गामा। उसके बाद बहुत सारे पुर्तगाली आए। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क नाम का एक जो है अधिकारी आया, जो कि पुर्तगाल का था। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। गोवा में सबसे लंबा समय तक पुर्तगाली शासन रहा है। 1660 ईस्वी तक पुर्तगाल का जो है गोवा पे शासन रहा है। 1660 में, सॉरी 1660 कह रहा हूं मैं, 1960 तक। ठीक है, 1960 में आकर के जो है गोवा फाइनली पुर्तगाली से आजाद हुआ है। तो सबसे पहले आया पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद जो है आया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। यही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1947 ईस्वी तक जो है भारत में मेन जो है शासन करता है। हालांकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बाद में चलकर जो है जब 1857 की विद्रोह होती है, तो जो ब्रिटेन का जो सांसद है, वो क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है भारत का सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। वो हम पढ़ेंगे, अब हम लोग अभी जानेंगे। तो 1600 ईस्वी में जो है आया ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया तो 31 दिसंबर को इसने अपना जो है कंपनी का स्थापना किया। और इसका भी जो आरंभिक उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्या था? तो वो व्यापार करना ही था, शासन नहीं था। इसका जो प्राइमरी जो मोटिव था, मुख्य उद्देश्य, वो था व्यापार करना। सब तो व्यापार करने ही आए थे, लेकिन यहाँ पे देखा कि
कि यहाँ पे अगर व्यापार करना है तो मुझे यहाँ के राजनीति में जो है दखल अंदाजी करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा अंग्रेजों ने सोचा। तो धीरे धीरे उसने क्या किया कि यहाँ की जो राजनीति है उसमें अपना प्रभाव बनाना शुरू किया। फिर यहाँ पे आपने सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया। नहीं तो ये सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये अब आपका जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया के, ईस्ट इंडिया, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब देखिए सब में ईस्ट इंडिया कंपनी ही लगा रहेगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये जो अंग्रेजी है ये ब्रिटेन से आया था, डच जो है वो डेनिश, ये अलग कंट्री से आया था, और पुर्तगाल तो पुर्तगाल से आया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आता है 1600 ईस्वी में, उसके बाद 1602 ईस्वी में आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ये भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो सबसे पहले इन्होंने पुलिकट में, नागापट्टिनम में और चीनसुरा में, इन सारे रीजनों में जो है अपनी कंपनी डाली, ठीक है। और इनका जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी प्रतिस्पर्धा था, काफी कंपटीशन था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। आप ही बताइए ना, मान लीजिए कोई मार्केट है, वहां पे 5-7 बिजनेसमैन अगर आ जाए तो सब आपस में ही कंपटीशन करना शुरू करेंगे। जब आपस में कंपटीशन करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपस में लड़ाई झगड़ा भी शुरू करेंगे। सेम चीज यहाँ भी हुआ, इंडिया में भी हुआ। आप देखो पुर्तगीज आ गया है, इंग्लिश आ गया है जो कि ब्रिटेन से आया है, डच है, बाद में फ्रांसीसी भी आता है। अब 4-5 लोग जो है 4-5 कंट्री से व्यापार करने आए हैं, तो ये लोग आपस में भी यहाँ पे झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। और जो है यहाँ के जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे जो स्टेट छोटे छोटे जो राजा राजवाड़ा हैं, उनके 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 जो है उनके जो है राज व्यवस्था में दखल अंदाजी करेगा, अपना अपना प्रभाव बनाना शुरू करता है। और जो है इसी चक्कर में इन लोगों का आपस में भी लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया, डच के बाद जो है, हाँ जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया तो उसका जो मेन जो प्रभाव कब बढ़ा, जब एक बार हुआ क्या कि उस वक्त जो है मुगल सम्राट था जहांगीर। मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पहुंचता है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो कौन है? तो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकारी है। ये पहुंचता है जहांगीर के दरबार में और जहांगीर से कहता है कि हुजूर आप हमको इंडिया में जो है ट्रेड करने का परमिशन दीजिए, मतलब व्यापार करने का परमिशन दीजिए, फैक्ट्री बनाने का परमिशन दीजिए। तो जहांगीर परमिशन दे देता है, ठीक है। तो जैसे ही जहांगीर परमिशन दिया तो इसका जो है अपना धीरे धीरे व्यापारिक जो पृष्ठभूमि है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 1664 ईस्वी के आसपास आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे लास्ट में आने वाली कंपनी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये आते ही काफी तेजी से जो है अपना प्रोग्रेस किया इंडिया में और बहुत बड़े रीजन में फैल गया। अब क्या हुआ कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपस में पहले आ गए थे। दोनों जो है ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आ गए थे, तो ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे पहले से ही। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी आपस में झगड़ने लगे, ठीक है। और आपस में जब झगड़ने लगे तो इन्हीं दोनों के जो झगड़ा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, इन्हीं को हम लोग कहते हैं कर्नाटिक वार। क्यों? क्योंकि ये जो है बेसिकली जो है आपका साउथ इंडिया का जो पार्ट है वहीं उसी रीजन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए लड़ा गया था इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि मसाला सब ज्यादा इधर ही बचता है, इधर मतलब साउथ इंडिया की तरफ नहीं। तो जो प्रथम कर्नाटिक युद्ध है 1746 से लेकर 1748 तक जो चला था, ये आपका जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों के बीच चला। और बाद में एक संधि हुई जिसका नाम है एग्जला चापले की संधि, और इस संधि में फिर दोनों लोग जो है युद्ध को समाप्त किए। लेकिन ये लोग जो है ज्यादा दिन तक जो है युद्ध को विराम नहीं दे पाए। बस नेक्स्ट 1 साल के बाद फिर से 1749 ईस्वी में ये लोग आपस में फिर से जो है द्वितीय जो है कर्नाटक युद्ध शुरू कर दिए। कौन? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इन लोगों का मेन क्या होता था कि जैसे मान लो हैदराबाद, कर्नाटक, ये लोग ये रीजन है उस वक्त, ये जो है इंडिया में जो है जैसे अभी स्टेट है, जैसे मान लो यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, हाँ आपका मध्य प्रदेश, उस प्रकार इसी प्रकार से जो है छोटा छोटा जो है स्टेट नहीं कह सकते हैं, एक रीजन हुआ करता था जिसका अलग अलग नाम था, जैसे हैदराबाद, कर्नाटक। तो इन सारे रीजन में जो राजा थे, तो फ्रांसीसी चाहता था कि यहाँ के जो राजा हैं वो फ्रांसीसी के हिसाब से काम करे, अंग्रेज चाहता था कि यहाँ के जो राजा हैं वो अंग्रेज के हिसाब से काम करे। और इसी चक्कर में फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है जो ब्रिटेन से आया था, ये लोग आपस में लड़ झगड़ लेते थे। और यही लड़ना झगड़ना जब इसी युद्ध को हमने नाम दिया प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। क्यों? क्योंकि ये कर्नाटक वाले रीजन में जो है ये युद्ध हो रहे थे। तो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध किए। फिर जो है ये लोग फिर से जो 1754 ईस्वी के आसपास द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जब समाप्त हुआ तो फिर से 1-2 साल के बाद फिर से तृतीय कर्नाटक का युद्ध शुरू हो गया। नहीं, अब हम इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को 1947 तक पढ़ना है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे हैं।
फाइनली जो है अंग्रेज जो है जीत जाता है फ्रांसीसी से। फ्रांसीसी का जो है नवल पावर उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, नेवी उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, अंग्रेजों का रहता है। तो अंग्रेजी फाइनली जो है वांडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेज जो है जीत जाता है। और मैक्सिमम जो है आपका एक संधि होती है लास्ट में, पेरिस की संधि, ठीक है। और इस संधि के बाद क्या होता है भारत में कि फ्रांसीसियों का जो राजनीतिक महत्व है वो बहुत कम हो जाता है, और अंग्रेजों का जो है, जो ब्रिटेन से आया हुआ अंग्रेज है, उन लोगों का राजनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। तो एक तरीका से अगर देखा जाए तो कर्नाटक वाले रीजन में जो है आपका जो कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाता है, फ्रांसीसी का कंट्रोल बहुत हद तक कम हो जाता है, ठीक है। इसी दौरान बिहार बंगाल वाले रीजन को भी अब देखो, अब धीरे धीरे आपको ये समझना होगा कि ये जो अंग्रेज आए थे व्यापार करने, वो कैसे पूरा भारत को अपने अंदर करते जा रहे हैं। अब कर्नाटक वाले रीजन को अपने अंदर कर लिए नहीं। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है, थोड़ा सा नॉर्मल ही बना रहा हूं मैं, इतना डिफिकल्ट नहीं बना रहा हूं। ये इंडिया का मैप है रफली, तो ये कर्नाटक वाला रीजन है, इस रीजन को अपने अंदर कर लिए। यहाँ पे आपका बिहार यूपी का रीजन, बिहार वेस्ट बंगाल का रीजन। यहां पे क्या हुआ कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो है अंग्रेज बनाम नवाब था बंगाल का, उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच जो है प्लासी की युद्ध होती है। और इसमें जो है सिराजुद्दौला का एक जो है आर्मी कमांडर रहता है मीर जाफर। मीर जाफर आर्मी कमांडर मतलब सेना अध्यक्ष। लेकिन ये जो मीर जाफर है ये है थोड़ा सा क्या कह सकते हो, ये जो है धोखेबाज इंसान है। इसने क्या किया, सिराजुद्दौला का धोखा दे दिया, और ये पहले से ही अंग्रेज के साथ मिला हुआ था मीर जाफर। आप बताओ, आप अपने सेना को लेकर जा रहे हो, लड़ाई पे जंग करने जा रहे हो, और आपका जो सेना का अध्यक्ष है वही आपके जो है दुश्मन से जाकर मिले, तो आपका हारना तो तय है। तो मीर जाफर जो है, जो कि सिराजुद्दौला का जो है सेना अध्यक्ष था, इसने तो पहले ही अंग्रेजों से जाकर मिल गया। और फाइनली इस युद्ध में, प्लासी की लड़ाई में जो है सिराजुद्दौला की हार होती है। सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। जब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है तो अंग्रेज क्या करता है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है। लेकिन मीर जाफर है तो लोभी आदमी ही, तो उससे इससे मतलब ये जो है बस जब तक ये सेना का अध्यक्ष था तब तक ही थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन जब इसको नवाब बनाया तो ये नवाब बनने लायक एक्चुअली था नहीं। जब ये नवाब बनने लायक नहीं था तो मीर जाफर का ही जो है दामाद था ये क्या कहते हैं, मीर कासिम। तो मीर कासिम को बनाया अंग्रेज। मीर कासिम को जो है फाइनली मीर कासिम को बनाया नवाब। लेकिन मीर कासिम अंग्रेज से जो है काफी नफरत करता था। जैसे ही मीर कासिम बना नवाब तो अंग्रेज का जो फोर्ट जो बना रहा था बंगाल में, फोर्ट, उसको बनाने से रोक दिया। अब ऐसे ही कुछ कुछ चीजें हुई तो फिर से अब जो है आपका बक्सर का युद्ध हो जाता है 1764 ईस्वी में। क्यों हो जाता है? क्योंकि मीर कासिम को क्या होता है कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जो है मीर कासिम को हटा देता है नवाब के पोस्ट से। जैसे मीर कासिम को नवाब के पोस्ट से हटाता है तो मीर कासिम जाता है सुजाउद्दौला के पास। सुजाउद्दौला कौन है? तो उस वक्त जो है सुजाउद्दौला जो है आपका यूपी वाले रीजन का नवाब था, ठीक है। यूपी वाले रीजन का जो है नवाब था सुजाउद्दौला। और उसी वक्त दिल्ली में जो है मेन जो है मुस्लिम शासक जो था, मुगल शासक, उसका जो मेन रूलर था वो था शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये सब मिलकर अपना एक आर्मी तैयार करता है। क्यों? कि अब अंग्रेज से हम लड़ेंगे। और अंग्रेज से लड़ने के लिए बक्सर का युद्ध, बक्सर में एक बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, वहां पे जो है इधर से अंग्रेज जाता है और उधर से आता है मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इन लोगों का जो आर्मी है वो लोग सब आते हैं। अब बताइए, इंडियन के पास तो हथियार था नहीं, ये लोग आए थे हाथी से, ऊंट से नहीं, घोड़ा पे चढ़ के आए थे, तलवार लेकर आए थे। और इधर से अंग्रेज गया था तोप लेकर। क्या लेकर गया था? तोप, बम फेंकने वाला तोप। इधर हाथी खड़ा है, घोड़ा खड़ा है, इधर तोप। जैसे ही अंग्रेज तोप चलाया, हाथी गया डर। जैसे ही हाथी डर गया, अब इसको आना चाहिए था अंग्रेज के तरफ, ये उल्टा जो है अपने ही जो आर्मी था, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय का जो आर्मी था, उसी सबको रौंद दिया, सबको मार दिया। तो ऑब्वियसली जो है मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का जो कंबाइंड आर्मी था ये हार गया, और बक्सर के युद्ध में फाइनली अंग्रेज का जीत हो जाता है। तो जो है अब जैसे ही बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का जीत हुआ, अंग्रेज जीता, तो ये जो बंगाल बिहार वाला रीजन है दिल्ली तक, ये आ गया अंग्रेज के कंट्रोल में। अब देखो, कर्नाटक पहले से इसके कंट्रोल में है, ये वाला रीजन भी अब अंग्रेज के कंट्रोल में आ गया। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो इसी के ऊपर में है मैसूर, इसी के ऊपर में है मैसूर। अब मैसूर में क्या होता है कि मैसूर में उस वक्त का शासक रहता है हैदर अली। अब हैदर अली जो है, हैदर अली फ्रांसीसी के बहुत क्लोज थे, मतलब फ्रांसीसी के जो है
क्लोज कहने का मतलब है हैदर अली उसको अपने रीजन में जो है व्यापार करने देते थे, उनसे फ्रेंडली रिलेशन रखते थे, लेकिन अंग्रेज से नफरत करते थे हैदर अली। तो अब अंग्रेज को ये चीज जो है हजम नहीं हुआ कि मेरे दुश्मन से ये जो है मोहब्बत करता है और मेरे से नफरत करता है। नहीं, तो इसी चक्कर में हैदर अली और जो है, हैदर अली कौन था, तो मैसूर का सुल्तान था, मैसूर का जो है राजा था। तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच में लड़ाई होता है और टोटल 4 लड़ाई होता है, 4 युद्ध होता है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1767 से लेकर 1769 तक, इसमें हैदर अली की जीत होती है। दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1780 से लेकर 1784 तक, इसमें जो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो फिर टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा है, ये जो है अपने हाथ में कमांड को लेता है और ये युद्ध को कंटिन्यू रखता है। लेकिन फिर टीपू सुल्तान का भी जो है हार हो जाता है। जब हार हो जाता है तो फिर से ये अपना आर्मी वगैरह स्ट्रॉन्ग करके फिर से एक बार लड़ाई करता है, फिर से हार हो जाता है। फिर से जो है जब लड़ाई हो हार हो गया, फिर से अपना जो है आर्मी स्ट्रॉन्ग किया, फिर से लड़ा चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में। लेकिन फाइनली टीपू सुल्तान को भी जो है अंग्रेजों के द्वारा मार दिया जाता है और ये 4 मैसूर युद्ध होता है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, और फाइनली जो मैसूर वाला रीजन है वो आ जाता है अंग्रेज के कंट्रोल में। अब देखो ये जो हमारा भारत है, ये चलो थोड़ा सा टेढ़ा भारत है, फिर से हम लोग भारत बना लेते हैं। तो भारत हमारा, जैसे कि मान लेते हैं रफली हमारा भारत, ये क्या है, ये है हमारा भारत। आप लोगों को मेरे से अच्छा फिगर बनाना आता होगा, लेकिन चलो मुझे ऐसा ही आता है। तो इधर कर्नाटक वाला रीजन जो है आ गया, जो है किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इधर जो है मैसूर वाला रीजन भी आ गया उसके कंट्रोल में। इधर जो है आपका बिहार यूपी वाला रीजन, वेस्ट बंगाल वाला रीजन आ गया इसके कंट्रोल में। इधर हैदराबाद है, हैदराबाद ऑलरेडी उसके कंट्रोल में था। नहीं, अब देखियो क्या करेगा ये, अब ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है उसको अपने कंट्रोल में लेगा। और महाराष्ट्र वाले रीजन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए 3 युद्ध करता है। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, और फाइनली जाकर 1818 ईस्वी में जो है महाराष्ट्र वाला रीजन जो है आपका, ये जो रीजन है महाराष्ट्र का, इस रीजन पे जो है अंग्रेजों का लगभग कंट्रोल हो ही जाता है। ठीक है, अब देख लो धीरे धीरे पूरा इंडिया को जीतते जा रहा है। अब बच गया पंजाब वाला रीजन। तो पंजाब वाले रीजन को जीतने के लिए ये एंग्लो सिख युद्ध होता है। एंग्लो मतलब अंग्रेज, सिख मतलब सिख के साथ युद्ध। 1845 से लेकर 1846 तक प्रथम एंग्लो सिख युद्ध चलता है। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 तक, और फाइनली 1849 में जाकर जो है अंग्रेज का जो है पंजाब में अपना साम्राज्य कायम हो जाता है। ठीक है, पंजाब जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो जाता है। अब देख लो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका पंजाब वाला रीजन है, पंजाब वाला रीजन जो है आपका, पंजाब वाला रीजन भी आ गया आप अंग्रेज के कंट्रोल में। तो ऑलमोस्ट जो है अगर देखा जाए तो धीरे धीरे पूरा इंडिया जो है अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया है। ठीक है, तो इस तरीका से जो है, अब देखो अब जो अंग्रेज जो युद्ध करता था वो कैसे करता था, इसका 2 ही नीति रहता था हमेशा। एक तो सहायक नीति, दूसरा है हड़प नीति। सहायक नीति मतलब प्रेम से जाता था किसी, जैसे मान लो सिख स्टेट में गया तो वहां के राजा को बोला कि देखो भाई एक काम करो, हम लोग मिलकर जो है शासन करते हैं, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती तो करेंगे ही, हड़प लेंगे, हड़प नीति। समझ रहे हो, तो ये नीति चालू, 2 नीति रखता था हमेशा, सहायक नीति या हड़प नीति। तो ये जो सहायक नीति जो आया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा आया था, और हड़प नीति किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। नहीं, तो ये 2 जो है नीति है जो अंग्रेजों जो है हमेशा यूज करता था भारतीय स्टेट को अपने में विलय करने में या उस पर कंट्रोल करने के लिए। और हड़प नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर, इन सारे रीजों को जो है हड़प नीति की तरफ जो है हड़प नीति की तरफ हड़प लिया मेनली। समझ गए। अब देखो अब इतना कांड तो कर रहा है अंग्रेज, इंडिया में आया था व्यापार करने, यहाँ पर शासन करने लगा। नहीं, तो ये जो कांड कर रहा है तो इस कांड को विद्रोह भी तो हो रहा होगा, लोग विद्रोह भी तो कर रहे होंगे। नहीं, अब मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, आपके ऊपर कोई आकर शासन करे तो आप विद्रोह तो करेंगे ही। नहीं, अपने जो अधिकार है उसके लिए तो लड़ेंगे ही। तो इसके लिए जो है लड़ते तो थे पहले भी लोग जो थे। नहीं, गांधी जी, आपका जो है जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, पटेल, इन लोग से पहले भी तो लोग होंगे। नहीं, जो जब देख रहे होंगे कि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो लड़ रहे होंगे। हाँ, तो लोग थे, ऐसा नहीं है कि लोग उसको विरोध नहीं करते थे, तो छोटा मोटा विद्रोह करते थे, छोटा मोटा विरोध करते थे जिससे विद्रोह होता था। जैसे किसान लोग करते थे, सन्यासी विद्रोह हुआ,
पाइकर विद्रोह हुआ, फैराजी विद्रोह हुआ, वहाबी विद्रोह, कोल विद्रोह। तो ये सारे विद्रोह होते थे, पहले हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग इजीली जो है अंग्रेज जो कह रहा है वो कर ले रहे थे, नहीं, विद्रोह करते थे। और ये सारे विद्रोह जो छोटा मोटा विद्रोह इंडिया में हुआ। लेकिन सबसे मेन विद्रोह जो होता है वो होता है 1857 की क्रांति। ठीक है, लेकिन 1857 के पहले भी जो है छोटा मोटा विद्रोह जो हमें अभी बताएं वो हुआ था। अच्छा, 1857 से जस्ट 1-1.5 साल पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। ये आपका झारखंड में हुआ था। ठीक है, तो इसके जो नेता थे वो थे सिद्धू और कान्हू। संथाल बेसिकली क्या है, ये एक जो है आपका जनजाति है। तो ये जनजाति को जो है, एक होता है जैसे इन लोगों का क्या था कि ये जो जैसे मान लो जमीन है, तो ये लोग कलेक्टिवली, मतलब एक गांव है तो पूरे गांव के लोग मिलकर इस पर खेती करते थे, पूरे गांव के लोग मिलकर। मान ये लोग जनजाति लोग बेसिकली देखोगे आप जंगल झाड़ में रहते हैं, तो जंगल में जो पेड़ पौधा उसी को काट कर उसी से जो फल फ्रूट्स निकल रहा है या फिर खेत वूत थोड़ा बहुत है तो उसमें अपना जो है उगाई वगैरह करके खाना पीना खाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आया तो इन लोगों पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। जब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो ये लोग भड़क गए। इतना ही नहीं, अब एक जो है 1813 ईस्वी के साथ साथ एक 1813 ईस्वी के आसपास शायद एक एक्ट आता है जिसमें जो है ये प्रोविजन रहता है कि अंग्रेज जो है क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म है, उसको इंडिया में आकर प्रचार प्रसार करेगा। तो जैसे ही ये अंग्रेजों को ये जो है जब परमिशन मिला तो वो लोग जब इंडिया आए तो सबसे पहले टारगेट करते थे जनजाति को, क्योंकि जनजाति लोगों को जो है बहलाना फुसलाना थोड़ा आसान था। तो इन सारे रीजन से जो है ये लोग काफी गुस्सा में थे, तो एक विद्रोह किए, संताल विद्रोह। ठीक है, तो बेसिकली महाजन जमींदारों इन लोगों के विरुद्ध जो है विद्रोह हुआ। उसके बाद जो है एक और विद्रोह होता है, नील विद्रोह होता है। नील विद्रोह एक तो आपका 1917 ईस्वी में होता है बिहार में, चंपारण में, लेकिन उससे पहले बंगाल में होता है 1859 1860 के आसपास जो है बंगाल में नील विद्रोह हुआ हो रखा होता है पहले ही। और इसी नील विद्रोह से प्रेरित रहता है चंपारण वाला बिहार वाला विद्रोह। ठीक है, साथ ही साथ पवना विद्रोह हुआ। मुंडा, ये भी बहुत बड़ा विद्रोह है 1899-1900 के आसपास, जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया विद्रोह था छोटा नागपुर वाले रीजन में। छोटा नागपुर आपका झारखंड का रीजन है। तो आप क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोग विद्रोह कर रहे थे, अंग्रेज जो शासन करने का, जबरदस्ती जो लूटने पाटने का, यहाँ के लोगों को सताने का जो काम कर रहा था, इन लोगों को हम लोग विरोध जो है पहले से ही कर रहे थे, बहुत शुरू से ही कर रहे थे। हाँ, लेकिन छोटे स्तर पर कर रहे थे, पूरा बड़ा स्तर पर, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे नहीं कर रहे थे, छोटे मोटे स्तर पर कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। दूसरी चीजें और है ना कि अंग्रेजों के पास हथियार था। हम लोग जो है जैसे बिरसा मुंडा क्या, वो धनुष तीर लेकर पहुंचते थे लड़ाई करने। अब बताओ, किसी के पास हथियार है, गोली बंदूक है, वहां पे आप धनुष तीर लेकर कितना ही जो है लड़ झगड़ लोगे। तो ये सारे हम लोगों की जो है कमजोरियां थी, कमजोरी नहीं कह सकते, मतलब अभाव था, संसाधन का अभाव था। लेकिन 1857 ईस्वी में एक बहुत बड़ा भयंकर विद्रोह होता है। ठीक है, क्या होता है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा जो है बैरकपुर एक आर्मी कंटेनमेंट, आर्मी कंटेनमेंट मतलब जहां पे आर्मी को रखा जाता है, जहां पे जो है सेना को रखा जाता है, वहां पे एक सेना था मंगल पांडे। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था कि वहां पे जो है पहले जो बम आता था, बम, तो बम में क्या होता था कि उसके ऊपर एक लेयर लगा रहता था। मान लो ये कोई बम है तो इस पे एक लेयर लगा रहता था, और इस लेयर को जो है पहले दांत से काट कर हटाना होता था, फिर फेंकना होता था। ठीक है, तो अब किसी ने कह दिया कि ये जो दांत से काट कर हटाने वाला जो पार्ट है इसमें चर्बी मिला हुआ है। किस चीज का चर्बी भाई, तो गाय और सुअर दोनों का चर्बी मिला हुआ है। अब गाय तो हिंदू धर्म के लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, सुअर मुस्लिम के लिए काफी सेंसिटिव मुद्दा है। अब दोनों धर्म के लोग जो है भड़क गए। जब भड़क गए तो मंगल पांडे बोला नहीं, हम ये बम नहीं चलाएंगे। तो अंग्रेज बोला नहीं, तुमको चलाना पड़ेगा, तुम आर्मी में हो तो चलाना पड़ेगा। बोला नहीं, नहीं चलाएंगे। तो बोले नहीं चलाओगे तो इसके साथ जो है विद्रोह। मंगल पांडे तो गुस्सिया गए तो पूरा विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो 29 मार्च को ये कांड हो गया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा शांत हो गया। फिर 10 मई 1857 को जो है मेरठ में भी एक कंटेनमेंट जोन था, नहीं मतलब आर्मी को वहां पे रखा जाता, वहां पे एकदम व्यापक स्तर पर विद्रोह होना शुरू हो गया। जैसे ही पता चला कि मंगल पांडे के साथ ये ऐसा हुआ है कि मेरठ के लोग जो है, अब पहले मोबाइल तो था नहीं कि जैसे ही यहाँ पे कुछ कांड हुआ तुरंत फोन कर दिया मेरठ में कि सुनो भाई यहाँ पे कांड हो गया है, तो तुम लोग भी जो है वहां पे अपना जो है कांड करना शुरू करो। तो ऐसा था नहीं। अब यहाँ जो है बैरकपुर से मेरठ तक न्यूज पहुंचने में टाइम लग गया। तो टाइम लगा जब 10 मई 1857 के लोगों को पता चला कि ये लोग भी जो है अपना विद्रोह करना शुरू किए। अब इसी प्रकार जब विद्रोह शुरू हुआ तो धीरे धीरे पूरा इंडिया में जो है 1857 में जो है क्रांति शुरू हो गई। और पूरा इंडिया में क्या हुआ
कि अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग जो है कमांड हाथ में ले लिए। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो है इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, कानपुर में नाना साहेब और तांतिया टोपे लीड कर रहे थे, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। यही रानी लक्ष्मीबाई है जिसको आप लोग जानते हैं नहीं? तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों के द्वारा जो है इस आंदोलन को लीड किया जा रहा था, नेतृत्व किया जा रहा था। लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है लीड कर रहे थे। बिहार में कौन कर रहा था? बिहार में कुंवर सिंह, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तो ये लोग जो है 1857 की क्रांति को पूरे ऑल इंडिया लेवल पर लीड कर रहे थे। फाइनली क्या होता है? तो फाइनली परिणाम यही निकलता है कि अंग्रेज तो अब ये जो 1857 की क्रांति है उसको दबा तो देता ही है, नहीं दबा देता है। 1857 क्रांति का जो मोटिव था वो नहीं अचीव हो पाता है। फाइनली ये जो है क्रांति समाप्त हो जाता है। लेकिन अब ब्रिटेन के जो सांसद है उसको ये पता चल जाता है कि ये जो कंपनी है, जिस कंपनी को हम भेजे हैं वहां पे व्यापार करने के लिए, वो और धीरे धीरे जो शासन व्यवस्था में जो है अपना हाथ बढ़ा रहा है, उससे अब शासन व्यवस्था चलेगा नहीं भारत का। तो क्या करें? तो अब ब्रिटेन का जो सांसद है वो क्या करेगा? वो खुद जो है ये जो शासन व्यवस्था है उसको अपने हाथ में लेने का ट्राई करेगा। और इसी क्रम में उसने जो 1858 ईस्वी, जस्ट एक साल बाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट लेकर आता है, और फाइनली जो है भारत का जो शासन व्यवस्था है वो अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है। और इसके बाद लगातार जो है भारत की शासन व्यवस्था को सुधार करने के लिए कानून जो है लाया जाता है ब्रिटेन के सांसद के द्वारा। ब्रिटेन में भी संसद होगा, जैसे हमारे देश में संसद है जहां पे कानून बनता है, वैसे ब्रिटेन में भी संसद है। ठीक है। तो उसके द्वारा जो है इंडिया में शासन करने के लिए अलग अलग टाइम पे जो है ये सब कानून लाया जाता है, और जो है यहाँ के लोगों पे शासन किया जाता है। लेकिन फाइनली होता क्या है कि 1885 ईस्वी में आकर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है जिसका नाम रखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यही अभी वाला जो कांग्रेस पार्टी है, यही कांग्रेस है, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। और ये जो स्थापना है ये किया जाता है एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम क्या है? तो ये एक अंग्रेजी ऑफिशियल ही है। अंग्रेजी जो है मतलब एक अंग्रेज ही था ये, लेकिन अंग्रेज था, लेकिन इसने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी का स्थापना किया, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे उसको WC बनर्जी जी को जो है प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। और इसका जो स्थापना हुआ था वो बंबई में हुआ था। अब आप सोचोगे कि एक अंग्रेजी क्यों जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना क्यों किया? क्यों? अब देखो क्यों आप सोचोगे। आप इसीलिए सोचोगे क्योंकि यही तो पार्टी है जो आगे चलकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेगी अंग्रेज से। अब एक अंग्रेज होकर ये पार्टी क्यों जो है स्थापना किया? तो ये इसीलिए किया कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों को पता ही नहीं चल पाया कि कब क्रांति हो गई। क्यों? क्योंकि कोई पार्टी तो था नहीं। अब पार्टी रहता है तो सरकार को पता चलता है कि आगे होने क्या वाला है। जैसे अभी जो हुआ है कॉकरोच पार्टी के द्वारा जो इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया गया, क्योंकि एक कॉकरोच पार्टी थी तो इसीलिए सरकार को पता चल रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए सरकार सतर्क हो जाती थी, हो गई। यही अगर ऐसा कोई पार्टी नहीं रहता, इसे ओपन आंदोलन होता तो सरकार को पता चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता नहीं। तो अंग्रेज ने सोचा कि एक ऐसा पार्टी खुद से स्थापना कर दो, अगर ऐसा कुछ होगा तो पार्टी के माध्यम से पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग विद्रोह करने वाले हैं, तो हम लोग पहले ही दबा देंगे। तो इसी चक्कर में उसने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। लेकिन इसका ये मंसूबा पूरा हुआ नहीं। ठीक है। तो ये जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, इसके प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, MG रनाडे, RC दत्ता, ये लोग नेता थे। तो ये लोग जो है नर्म दल के थे, नर्मपंथी दल थे। नर्मपंथी मतलब प्यार से अंग्रेज से कहते थे, अंग्रेज भाई सुनिए ना, क्या तो थोड़ा सा ये वाला पॉलिसी लाइए ना, देखिए कितना लोग परेशान हो रहे हैं, इतना मारपीट मत किया कीजिए ना इंडियन लोगों के साथ। तो इस टाइप से एकदम प्यार से हम अंग्रेजों से बात करते थे। लेकिन उसमें कुछ थे उग्रवादी, सब उग्र विचारधारा के लोग, उग्रवादी नहीं, उग्र राष्ट्रवाद कह सकते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग क्या था एकदम क्या कहते हैं, गरम दल के लोग सब थे। नरम दल, गरम दल, ये लोग गरम दल के लोग थे। अंग्रेज से मतलब अंग्रेज से भीख नहीं मांगना है, लड़ना है, उससे लड़कर जो आजादी लेना है, इस टाइप के लोग थे बाल गंगाधर तिलक वगैरह सब। तो 1850 ईस्वी में एक इंपॉर्टेंट घटना होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस करने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है।
और होता अब देखिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो एक इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हो जाता है, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। अब अंग्रेज क्यों किया बंगाल का विभाजन? तो अंग्रेज ने देखा कि बंगाल वाले रीजन में जो है लोग जो है एकजुट हो रहे हैं, और जैसे ही एकजुट हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा कर देंगे। इसलिए अंग्रेज ने सोचा कि एक काम करो, बंगाल को डिवाइड करो। अब बंगाल को डिवाइड करके इधर इस साइड का रखा ईस्ट बंगाल नाम, और इस साइड का रखा वेस्ट बंगाल। इसीलिए देखेंगे अभी जो पश्चिम बंगाल है वो भारत के पूरब में है, लेकिन इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो पश्चिम बंगाल है वो तो है भारत के पूरब में, लेकिन पश्चिम बंगाल क्यों? क्योंकि जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल दो भाग में बटा था, एक का नाम रखा गया था पूरब बंगाल, एक का पश्चिम बंगाल। तो यही पश्चिम बंगाल जो है जो इंडिया में है, लेकिन ये जो पूरा वाला बंगाल है वही अभी बांग्लादेश है। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन बंगाल का विभाजन जब किया, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। वायसराय करने का मतलब यहाँ के जो है प्रधानमंत्री कह लो, नहीं तो वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन किया तो लोग गुस्सा हो गए। जब गुस्सा हो गए तो बोले एक काम करें, तो लड़ेंगे तो बंगाल, अब जब लड़ेंगे तो अंग्रेज से तो जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज के पास तो मॉडर्न हथियार है, हम लोग के पास नहीं है। एक काम करो, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी कहने का मतलब कि हम अंग्रेज के जो स्कूल है उसमें पढ़ने नहीं जाएंगे, अंग्रेज का जो कपड़ा जो है अंग्रेजी के द्वारा जो बनाया गया वो यूज नहीं करेंगे, नहीं अंग्रेजी जो है अंग्रेज का जो कोट वूट है उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अंग्रेज के हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। मतलब इस टाइप से कुछ कुछ जो है अंग्रेज के द्वारा बनाया गया किया गया जो भी काम है उसको बहिष्कार करना, ये था मेन। तो जैसे ही बंगाल विभाजन होता है तो इंडिया के जो लोग हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक वगैरह जो जो मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। स्वदेशी मतलब अपने देश का बना हुआ चीज को उपयोग करना। अपने देश के बना हुआ चीज मतलब जैसे मान लो जो भी लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे तो काफी पढ़े लिखे लोग सब थे। कुछ लोगों ने स्कूल खोल लिया, वहीं पे आकर पढ़ो, अंग्रेजी स्कूल में जाकर नहीं पढ़ना है, नहीं, और अपने इंडिया में जो बनाया गया सामान है उसका यूज करो, ब्रिटिश के द्वारा जो बनाया गया सामान उसका यूज मत करो। तो इस तरीका से जो है ये आंदोलन था। देखते हैं छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, कोई बड़ा आंदोलन नहीं। अब देखो होता क्या है, अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा 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 मेहनत करना पड़ेगा। तो बस वही कर रहे हैं हम लोग अभी। देश को आजाद करने के लिए उस वक्त के लोग वही कर रहे थे कि छोटा छोटा आंदोलन कर रहे थे और धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता को कमजोर कर रहे थे और भारत के लोगों को एकत्रित कर रहे थे। नहीं, 10 आदमी से तो देश की आजादी मिली नहीं होगी, 100 आदमी से तो मिली नहीं होगी, पूरे देश के लोग मिलकर अगर चाहे होंगे तभी मिली होगी। तो कैसे लोगों को एकजुट किया जाए, तो ये काम चल रही है। लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हो जाती है तो बाद में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ये वही मुस्लिम लीग है जो आगे चलकर अपना खुद का एक देश का मांग करेगा जिसका नाम होगा पाकिस्तान, जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में होगा। तो 1906 में जो है एक पार्टी की स्थापना होती है जिस पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग, और इसकी स्थापना होती है ढाका में। कहाँ होती है? ढाका। ढाका कहाँ है? अभी ढाका आपका जो है बांग्लादेश में है। ठीक है, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। लेकिन 1907 में सूरत विभाजन होता है। सूरत विभाजन मतलब अब देखो 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस पार्टी का स्थापना होता है तो ये लोग डिसाइड करता है कि हर एक साल हम लोग मिलेंगे और मिलकर जो है देश के आजादी के लिए पिछले एक साल में कौन कौन सा काम हुआ है, कौन कौन सा काम करना है, इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। अब देखो कांग्रेस पार्टी में दो तरह के लोग हो गए, नरम दल और गरम दल। अब जब अब कोई पार्टी है तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष किसी एक मेंबर को अध्यक्ष बनाना होगा। तो अब गरम दल के लोग कह रहे हैं कि हमारे विचारधारा के लोग को अध्यक्ष बनाओ, और नरम दल के लोग कह रहे हैं नहीं, हमारे विचारधारा के लोग ही अध्यक्ष बनेंगे। इसी चक्कर में जो है दोनों में हो जाता है गर्मा गर्मी, और दोनों में जो है आपस में ही विवाद हो जाता है और दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो ये चीज हो रहा होता है जब सूरत में क्या है कि सूरत में जो है ये मीटिंग रखा जाता है, वहीं पे ये चीज हो रहा होता है, इसीलिए सूरत विभाजन नाम रखा गया। 1907 ईस्वी में हो जाता है सूरत विभाजन, और सूरत विभाजन होने के बाद गरम दल और नरम दल अलग अलग हो जाते हैं। नहीं, दोनों पहले साथ थे, बाद में क्या हो गए, सूरत विभाजन के बाद अलग अलग हो गए। अब इस बाद में क्या होता है कि अब धीरे धीरे अंग्रेजों को यह पता चल रहा है कि इंडिया में जो है आजादी के लिए लोग धीरे धीरे कोशिश करते जा रहे हैं और आजादी की मांग बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे अंग्रेज, तो अंग्रेज जो है इंडिया का जो भारत का, इंडिया नहीं हम लोग भारत शब्द यूज करेंगे, भारत के जो कानून व्यवस्था उसमें धीरे धीरे जो है इंडियंस को सम्मिलित करना शुरू करेंगे, ताकि लोगों को ये न लगे कि अंग्रेज शासन कर रहा है, ये लगे कि इंडियन ही शासन कर रहा है। हालांकि मेन तो अंग्रेज ही था,
भले ही छोटे छोटे लेवल पे इंडियंस को या भारतीय को रखता था, लेकिन मेन जो बड़े लेवल पर जो है, हाई लेवल पर तो अंग्रेज ही था। लेकिन होता क्या, जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो वहाँ के लोग काफी जो है विद्रोह करते हैं। तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया जाता है। तो पूछता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 ईस्वी में, ठीक है। और अब क्यों, अच्छा, ये जो रद्द किया जाता है 1909 ईस्वी में एक सुधार आता है, मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो कौन है? तो मॉर्ले उस वक्त का वहां का वायसराय था, तो उसी के नाम पे रख दिया गया मॉर्ले मिंटो सुधार। एक तरह का कानून है, कह सकते हैं कि 1909 ईस्वी में एक कानून लाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उस कानून के तहत बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और ब्रिटिश भारत का जो राजधानी है वो कोलकाता था पहले, उस कोलकाता को शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली। मतलब ब्रिटिश भारत कहने का मतलब हो गया कि वो भारत जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे हुआ करता था, ऐसे भारत को ब्रिटिश भारत कहते हैं। तो उस वक्त क्या था, राजधानी था कोलकाता। लेकिन 1909 में जो मॉर्ले मिंटो सुधार आया, इसके तहत राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले जाया गया, मतलब स्थानांतरित कर दिया गया। नहीं तो 1909 में ये जो सुधार आया उसमें क्या किया, बंगाल के विभाजन को रद्द किया, साथ ही साथ जो है ब्रिटिश भारत का जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया। फिर अब देखो, अब इतिहास में एक इंपॉर्टेंट घटना होता है गांधी जी का भारत में आगमन। क्यों? क्योंकि जो भारत की जो स्वतंत्रता है उसमें जो गांधी जी का योगदान है उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? क्योंकि गांधी जी को ही पता था कि ये जो अंग्रेजी सत्ता का जो बड़ा बड़ा हथियार है उसको घुटने पे लाकर कैसे टिकाना है, गांधी जी को ही पता था। इसीलिए तो जैसा ही कुछ होता था, गांधी जी ना हम खेवे नहीं करबो, मतलब भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, खाना ही नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि अब देखो, अब अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, लोगों में जन आक्रोश होगा। नहीं, जैसे अभी आप देख लीजिए ना, अभी दिल्ली में जो जंतर मंतर है वहां पे जो सोनम वांगचुक जी जो भूख हड़ताल किए, उन्हीं के भूख हड़ताल के बाद तो गवर्नमेंट जो है प्रेशर में आई और बाद में जाकर जो शिक्षा मंत्री है उसको हटाना पड़ गया। नहीं, तो ये जो गांधी जी के द्वारा पहले ऑलरेडी जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है ये ट्राई कर लिया गया था 1915 ईस्वी से पहले। अब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां पे जब देखे कि यहाँ पे काले गोरों का जो है रंग भेद नीति चल रहा है, वहां पे जो अंग्रेज है वो काले लोगों को काफी अत्याचार कर रहा है, तो वहीं पे अंग्रेजों के नाक में दम कर रखे थे, साउथ अफ्रीका में ही। समझ गए? तो गांधी जी ऐसा नहीं है कि इंडिया आए तभी ये आंदोलन शुरू किए, नहीं, ये जो आंदोलन है कि अहिंसा, सत्य अहिंसा, ये इस टाइप का जो आंदोलन है वो अफ्रीका में ऑलरेडी वो एक बार कर चुके थे और वहां पे उनकी सफलता मिल चुकी थी। इसलिए जब वो गांधी जी जब इंडिया आए तो यहाँ भी उसी टाइप के आंदोलन शुरू किए, क्योंकि इनको पता था कि ये जो अंग्रेजी सत्ता का जो ये इतना बड़ा बड़ा हथियार है, ये जो बम बारूद है, इसके सामने हम लोग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे अगर हम लोग उन लोगों से मारपीट करने जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कुछ दूसरा रास्ता अपनाओ, तो सत्य अहिंसा इस टाइप की चीजें। तो गांधी जी का फाइनली आगमन हो जाता है भारत में, कब? 1915 ईस्वी में। अब देखो, अब गांधी जी इंडिया आ गए। अब इंडिया में जो भी आंदोलन होगा, मेन आंदोलन, वो गांधी जी के नेतृत्व में ही होगा। ठीक है? तो गांधी जी जैसे ही इंडिया आए दक्षिण अफ्रीका से, तो वो यहाँ पे जो कुछ नेताएं थे जो यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन सारे लोगों से मिले। ठीक है? इन सारे लोगों से मिले और गोपाल कृष्ण गोखले को तो अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं गांधी जी। इन सारे लोगों से मिले और पूछे कि बताइए क्या करें। तो गोखले जी बोले गांधी जी को कि एक काम करो, तू पहले पूरा इंडिया घूमो और देखो कि लोगों को समस्या क्या है। तो गांधी जी निकल गए इंडिया घूमने के लिए। जब इंडिया घूमने निकले तो घूमते घूमते पहुंचे बिहार। ठीक है? एक्चुअली बिहार नहीं पहुंचे, वो पहुंचे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको इनाग्रेशन करने के लिए। लेकिन जो है चंपारण के एक थे लोग, क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल रहा हूं, उनको पता चला कि गांधी जी जो है यूपी आए हुए हैं। तो वो पहुंचता है यूपी गांधी जी से मिलने, कहता है कि सुनिए ना गांधी जी, चंपारण में जो है वहां के जो किसान है उस पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है, तो एक काम कीजिए ना, एक बार आइए चंपारण आप। तो गांधी जी बोले ठीक है, आएंगे। ठीक है? लेकिन गांधी जी जो है आए 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और वहां पे जो नील की खेती से जुड़ा हुआ जो किसान की समस्या है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं 1917 ईस्वी में। फिर 1918 ईस्वी में जो है अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है, वहां के एक मिल मतलब जहां पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को वेतन से संबंधित कुछ समस्या होती है।
वहां के जो मालिक है उस लोगों को वेतन ही नहीं देता है, तो वहां पे वो लोग जो है परेशान रहते हैं। तो वहां पे जाते हैं गांधी जी और वहां पे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो अहमदाबाद में अब देखो, अब इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट करना है ना, तो ओवरव्यू बस आपको जानना है, कंपटीशन तो देना नहीं है, बस आपको देखना है कि आजादी मिली कैसे। तो चंपारण सत्याग्रह सफल रहा, जब अहमदाबाद पहुंचे तो वहां भी सफल रहे। फिर खेरा, खेरा एक जगह है गुजरात में ही है, वहां पहुंचते हैं। वहां पे क्या होता है, किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, लेकिन अंग्रेज टैक्स लगा रखा है, टैक्स कम ही नहीं कर रहा है, तो वहां के लोग परेशान रहते, तो वहां पे जाकर के जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं, जैसे ही गांधी जी इंडिया आए, लगातार तीन तीन प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, चंपारण में सॉल्व कर दिए, अहमदाबाद में सॉल्व कर दिए, खेरा में सॉल्व कर दिए। अब ये चीजें पूरा इंडिया में फैल गया कि एक आए हैं महात्मा, एकदम धोती पहने रहते हैं और जहां जाते हैं अंग्रेज को एकदम घुटने पर टिका देते हैं। पूरा इंडिया में अब सब करे अरे अरे गांधी जी, गांधी जी, भगवान भगवान, मतलब सबको लगा कि भगवान जो है फिर से अवतार लिए हैं गांधी जी के रूप में। अब लोगों के अंदर उम्मीद आ गई। नहीं, अब उम्मीद जब लोगों के अंदर आ गई तो अब देख रहे हो, जो भी राजनीतिक लीडर है वो क्या करते हैं, लोगों के अंदर उम्मीद दे देता है कि हम नेता बनेंगे तो हम जो है सबको चंद्रमा पर एक एक कट्ठा जमीन खरीद देंगे। हाँ, तो इस टाइप का उम्मीद दे देता है अभी का नेता लोग। नहीं, इसी प्रकार जब गांधी जी लगातार जो है दो तीन मूवमेंट में, 2-3 आंदोलन में सफल हो गए, पूरा इंडिया में बात फैल गया, पूरा भारत में कि गांधी जी आए हैं, गांधी जी आए हैं, वही गांधी जो साउथ अफ्रीका में अंग्रेज को छक्का छुड़ा दिए थे, वही वाला है। अच्छा अच्छा, वही वाला है, हाँ हाँ वही वाला है। इतना एकदम पूरा फैल गया बात, ठीक है। तब अब देखो, अब जब बात फैल रहा है तो अंग्रेज तो शांत रहेगा नहीं, वो अलग अलग कानून लेकर आएगा ताकि इन सारे चीजों को कंट्रोल में लाया जा सके, ठीक है। 1919 ईस्वी में एक कानून लेकर आया जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? एक्ट मतलब होता है कानून। ये जो रॉलेट एक्ट है ये काफी दमनकारी कानून था। इसमें क्या था कि मान लो कहीं आप रोड पे जा रहे हो तो पुलिस आएगी, आपको उठा कर लेकर चली जाएगी। क्यों? बताएगा भी नहीं क्यों। आप कोर्ट भी नहीं जा सकते कहने के लिए कि देखिए वकील साहब, जज साहब, हमको ये उठा लिया जबरदस्ती, ठीक है। नहीं आपको बताया जाए कि आप क्यों उठाए, चुपचाप उठा के ले जाएगा, जेल में बंद कर देगा। इस टाइप का कानून लेकर आया। बताइए ये कोई कानून है? अब इसी कानून को विरोध करने के लिए लोग जो है, ये जो कानून आया था, इसी कानून को विरोध, आप ये क्यों लाया था? क्योंकि ये जो अंग्रेज देख लिया कि धीरे धीरे गांधी जी के समर्थन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अगर हम इस चीज का इंतजार करें कि ये लोग कोई मिस्टेक करे फिर हम इन लोगों को जेल में डालें, तब तो हो गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी तो मिस्टेक करने वाले थे नहीं। गांधी जी कहते देखो कोई मिस्टेक नहीं करेगा, कोई मारपीट नहीं करेगा, बस हम लोग सत्य अहिंसा के राह पर चलेंगे और प्रेम से आजादी लेंगे, और इन अंग्रेजों के सामान का यूज नहीं करेंगे, खुद का कपड़ा खुद बनाओ, खुद का घर खुद बनाओ, सब कुछ मतलब खुद का काम खुद करो, इन लोगों को बहिष्कार करो। नहीं, तो अब धीरे धीरे अंग्रेज लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, साला इसका कोई सामान ही नहीं खरीद रहा है, इन लोगों के अब ऑफिस में कोई काम नहीं करना चाह रहा है, इन लोगों का पैर हाथ नहीं दबा रहा है। तो अब बताओ, अब अगर आप ऐसा कोई आदमी करे तो आप क्या करोगे? उसको गोली तो मारोगे नहीं, तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। तो ये एक्ट लेकर आए कि सुनो, देखेंगे कि ऐसा ऐसा कोई कर रहा है, फंसे, उठाएंगे, जेल में डाल देंगे, बिना बताए हुए कि क्यों उठाए हैं, कहाँ उठाए हैं, कैसे उठाए हैं, कुछ नहीं बताएंगे, उठाएंगे और जेल में डाल देंगे। तो ऐसा एक्ट लेकर आया। इसी को इसी को जो है विरोध करने के लिए जो है पंजाब में एक जगह है जलियांवाला, वहां पे एक जो है बाग है, वहां जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहां पे लोग इकट्ठा हुए इसी कानून को विरोध करने के लिए। अब मान लो ये जो है ग्राउंड है, यहाँ पे लोग बैठकर अपना जो है भाषणबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो है पुलिस का जो कमांडर था, जनरल रेजिनाल्ड डायर, इसने क्या किया कि पुलिस बल लेकर आया, चारों तरफ से घेर लिया, और ये जो गेट था गेट को बंद करवा दिया, और इन लोगों पर जो है एकदम अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, जो आपस में बातचीत करे, उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब भगदड़ मच गया। और इसी ग्राउंड में एक कुआं था, अब लोग जा जाकर कुआं में कूदने लगे, कुआं तो लाश से भर गया, समझ रहे हो। तो इसी कांड को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो एक तो हो गया कि एक कानून लेकर आया था रॉलेट एक्ट, दूसरा कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और अब देखो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की एक कंट्री है, तुर्की में एक पोस्ट है खलीफा, मुस्लिमों का सुप्रीमो खलीफा के पोस्ट को जो है अंग्रेज बोला था कि हम नहीं हटाएंगे। जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो अंग्रेज बोला तुर्की को कि तुम हमको साथ दो,
तो बोला हाँ साथ तो देंगे, लेकिन एक काम बताइए, एक बात बताइए कि ये जो खलीफा का जो पोस्ट है उसको नहीं ना हटाइएगा। बोले नहीं नहीं हटाएंगे। तो बोला ठीक है साथ देंगे। तो तुर्की जो है अंग्रेज को साथ दिया। लेकिन जैसे वर्ल्ड वार खत्म हुआ, अंग्रेज वगैरह जीत गया, तो उसने क्या किया कि खलीफा के पोस्ट को हटा दिया। जैसे ही हटाया कि मुस्लिम कौम जो है पूरा गुस्सा हो गया कि आप तो बोले थे कि हम खलीफा के पोस्ट को नहीं हटाएंगे, आप क्यों हटा दिए। अलग पूरा इंडिया में जो है, पूरा इंडिया बोल रहे पूरे वर्ल्ड में जो भी मुस्लिम कंट्री है वहां पे विद्रोह होना शुरू हो गया। तो आप देखते होंगे कि मुस्लिम का कहीं भी किसी भी कंट्री में कुछ भी इशू होता है धार्मिक रूप से, तो पूरा दुनिया में वो चीजें फैल जाती है। नहीं, इससे ये पता चलता है ये जो मुस्लिम कौम है वो धर्म को लेकर काफी सेंसिटिव है। नहीं, तो जैसे ही खलीफा के पोस्ट को हटाया कि मुस्लिम सब जो है विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो ये जो है 1919 ईस्वी के आसपास ये चीजें हुई। और ये चीज इंडिया में भी जो है ये आंदोलन शुरू हो गया, खिलाफत आंदोलन। इसी खलीफा को लेकर आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अब गांधी जी को लगा कि मुस्लिम के पास भी एक जो है आंदोलन का जो है ये मिल गया, क्लू मिल गया है, और हम लोग के पास भी है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर फिर से जो है एक नया आंदोलन शुरू करते हैं। तो इनडायरेक्टली गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन दे दिए। हाँ ठीक है, तुम लोग बिल्कुल बढ़िया करो, करो आंदोलन, खूब करो। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन भी तो फाइनली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही था, और हम लोग भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही जो है आंदोलन कर रहे थे। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व जो कर रहा था इंडिया में, वो कर रहा था मोहम्मद अली और शौकत अली कर रहा था। ठीक है, और गांधी जी इस आंदोलन को सपोर्ट किए। अब देखो 3-4 आंदोलन हो गया। अब उस वक्त के जो लोग थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो बोले गांधी जी को, गांधी जी एक काम कीजिए आप। बोले क्या? बताओ। आप एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक मूवमेंट तैयार कीजिए। 3-4 मुद्दा हो गया है। एक तो रोलेक्ट एक्ट आया, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक हो गया आपका खिलाफत आंदोलन। ये सारी चीजें हो गया। मुस्लिम कौम भी परेशान है, हम लोग परेशान हैं। एक काम कीजिए, सब लोगों को मिलाकर एक जो है एकदम बड़े स्केल पर एक मूवमेंट कीजिए, एक आंदोलन कीजिए। बोला ठीक है, कौन सा आंदोलन करें? तो असहयोग आंदोलन। 1920 से लेकर 1922 2 साल तक असहयोग आंदोलन चला। तो अब इस आंदोलन में करना क्या है भाई? इसमें करना क्या है कि सरकारी विद्यालय जो है, जो अंग्रेज का है, उसको बहिष्कार करना है। उसको बहिष्कार करना है। सरकारी जो संस्था है उसको बहिष्कार करना है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। क्या करना है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। स्वदेशी खादी को बढ़ावा देना है। सरकारी उपाधियों को त्याग करना है। तो ये सारे प्रोविजन जो है ये आपको असहयोग आंदोलन में रखा गया। अब देखो, अब क्या है कि किसी व्यक्ति को पीटने से अच्छा है कि पता करो कि वो किस चीज के बल पे वो कूद रहा है। बस गांव घर में भी तुम देखना कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ज्यादा दिखा रहा है तो उसको कुछ करो मत, बस पता करो कि उसका क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, किस बल पे वो इतना कूद रहा है, उसी चीज पे काम करो, उसी को खत्म कर दो। तो क्या है कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोग जो सामान यूज करते हैं उससे पैसा आता था ब्रिटिशर्स के पास। जो पैसा आता था उसको वो बम बारूद खरीदता था और यहीं के लोगों पर यूज करता था। एक तो खुद का सामान, अगर जो भी सामान हम यूज कर रहे हैं वो खुद अपना जो है बनाकर यूज करेंगे तो उसका विदेशी सामान का बहिष्कार होगा, पैसा नहीं जाएगा। नहीं, सरकारी संस्था में काम नहीं करेंगे तो वो अपना जो है खुद से काम करेगा जितना करना कर पाएगा। सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। वो देखो, सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि होता क्या था कि जब सरकारी विद्यालय में आप पढ़ने जाते तो अंग्रेज को चाहिए था कि एक ऐसा ग्रुप चाहिए था समाज में जो अंग्रेजी चीजों को जानता हो, मतलब जिसका टेस्ट जो है वो अंग्रेज हो, अंग्रेजी टाइप का टेस्ट हो। टेस्ट अंग्रेजी मतलब जो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे। इस टाइप का एक सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप चाहिए था अंग्रेजों को। इसीलिए उस वक्त जो विद्यालय में पढ़ाई लिखाई जो होता था तो उसमें साइंटिफिक चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी, साइंस वगैरह से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी। बस जो है यहाँ के जो धर्म जाति यही सब चीजें इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन मतलब हम किसी भी तरीका से अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, उसका सामान नहीं यूज करेंगे, उसका सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, नहीं उपाधि जो दिया था वो नहीं यूज करेंगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग जो है, चौरी चौरा एक जगह है यूपी में, वहां पे एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे रोड था, उस रोड से होकर कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही जा रहे होते हैं तो वहां पे जो है जो पुलिस स्टेशन था वहां पे 1-2 पुलिस वाले रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं लेकिन 1-2 बाहर में रहते हैं। उन लोगों से इन लोगों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एक पुलिस वाला क्या करता है, फायरिंग कर देता है। जैसे ही फायरिंग करता है तो ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें से एक बंदे की मौत हो जाती है। जैसे ही मौत हो जाती है सब लोग गुस्साया रहता है, पूरा पुलिस स्टेशन को घेर कर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है।
जैसे ही आग लगाता है 22 पुलिस वाला एकदम जल के मर जाता है। अब ये चीज गांधी जी को पता चला कि चौरी चौरा में ऐसा कांड हो गया। अब गांधी जी पहले ही बोल दिए थे, देखो आंदोलन तो हम शुरू कर रहे हैं लेकिन ये सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा। सत्य मतलब कभी झूठ नहीं, अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो गया हिंसा, 22 पुलिस वाला झुलस कर मर गया। जैसे ही गांधी जी को पता चला 4 फरवरी को ऐसा कांड हुआ है, जस्ट 8 दिन बाद 12 फरवरी को गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, मतलब आंदोलन को स्थगित कर दिए। जैसे ही भारत में लोगों को पता चला कि गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर दिए, पूरा लोगों में विद्रोह मतलब गुस्सा आ गया लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया तो आंदोलन चल रहा था, ऐसे ही 1-2 साल और चलता तो जो है अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाता, लेकिन बीच में जो है गांधी जी गड़बड़ा दिए, लोग गुस्सा आ गए। नहीं, कौन कौन गुस्सा आ गए? सुभाष चंद्र बोस गुस्सा आ गए, जवाहरलाल नेहरू जी गुस्सा आ गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सब लोग गुस्सा हो गए कि देखो क्या कर दिए गांधी जी, कितना अच्छा चल रहा था, सब कुछ कर बड़ बढ़िया से कर रहे थे हम लोग, कितना मस्त जो है 1-2 साल में आज़ादी मिल जाता, लेकिन गांधी जी सब गड़बड़ा दिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि गांधी जी गड़बड़ा दिए। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उस वक्त भी हम लोग के पास इतना ताकत नहीं था कि अंग्रेजों के पास जो बम बारूद है उसको सह सके, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। अब 1920 के आसपास एक और घटना होता है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद मतलब एक तो गांधी जी हो गया, गांधी जी के साथ जो लोग चल रहे हैं वो हो गया आपका एकदम नरम दल का टाइप कह सकते हैं। साथ ही साथ एक क्रांतिकारी लोग भी थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग क्रांतिकारी लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसे नहीं, एकदम लड़ के लेंगे, बम मारना है, अगर वो बम मारेगा हमारे ऊपर तो हम भी बम मारेंगे, अगर वो पीटेगा तो हम भी पीटेंगे। नहीं, इस टाइप के विचारधारा के लोग थे। तो अब बताओ, बम बारूद खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो काकोरी से होकर एक ट्रेन जा रही थी, काकोरी से होकर एक ट्रेन जा रही थी, काकोरी जगह का नाम है। ट्रेन में था काफी पैसा, मतलब काफी जो है अंग्रेजों के द्वारा लूटा हुआ जो है, हम ही लोग से तो लूटा था अंग्रेज, वो लूटपाट करके जो है अंग्रेज जो है उस ट्रेन से ले जा रहा था सामान सब। ये लोग प्लान बनाए कि एक कांड करेंगे। कौन सा कांड करेंगे? ये ट्रेन जब आएगा तो ट्रेन को रोक कर, घेर कर यहाँ के सामान लूट लेंगे, यहाँ पे जो सामान है उस सबको। बस वही किए ये लोग, काकोरी में ट्रेन को रोक कर वहां से लूट लिए सामान। नहीं, इसको कहते हैं काकोरी कांड। 1925 में ये कांड होता है। 1928 में एक कमीशन भेजा जाता है, किसके द्वारा? तो ब्रिटेन में जो संसद है उसके द्वारा एक कमीशन भेजा जाता है कि जाओ इंडिया। और 1919 में बेसिकली जो है एक एक्ट आया था, वो बीच में हम लोग नहीं पढ़े हैं, उसमें कुछ प्रोविजंस थे, तो वो देखने के लिए भेजा गया था साइमन कमीशन को कि जाओ, जो हम लोग जो पुराना वाला जो कानून लगाए थे वो कानून कितना काम कर रहा है, नहीं उसको पता करके आओ। तो इसी पता करने के लिए आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन मतलब, साइमन एक लोगों का नाम है, कमीशन मतलब एक आयोग कह सकते हैं। नहीं, कोई एक व्यक्ति को हेड बना दिया, उसमें 5-6 व्यक्ति है तो, और एक कमेटी बना दी, तो उसी को हम आयोग कहते हैं। जैसे ही ये साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में, यहाँ पे नारे लगने लगे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। नहीं, जैसे हम लोग कोरोना के टाइम में नहीं कहते थे कि कोरोना गो बैक, कोरोना गो बैक, बस ऐसे ही साइमन गो बैक, ठीक है। और देशव्यापी विरोध होने लगा। तो अब धीरे धीरे अंग्रेज को समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोग विद्रोही बने जा रहे हैं। अब जब ये जो विद्रोह कर रहा था साइमन कमीशन का, तो एक लाला लाजपत राय थे, काफी बड़े क्रांतिकारी थे। ये पंजाब वाले रीजन में, इसी ये जो है पंजाब वाले रीजन में ऐसे ही साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे। लेकिन वहां के पुलिस ने क्या किया, इन पे लाठी चार्ज कर दिया और लाठी से मारते 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 इनको मार दिया, ठीक है, लाला लाजपत राय को मार दिया। तो ये कांड हो गया 1928 में। 1929 में क्या हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने क्या किया कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया, ठीक है। अब देखो, जैसे किसी भी देश का जो विधानसभा है, जैसे मान लो भारत में जो लोकसभा है, लोकसभा है, वहां पे मान लो कुछ हो रहा है, वहां पे कोई भी कांड होता है तो पूरा इंडिया में तो न्यूज बनता ही बनता है, पूरे विदेश में भी न्यूज बन जाता है कि इंडिया के जो संसद है उसमें ऐसा हुआ। तो इन लोगों ने भी सोचा कि अब देखो, अब इन लोगों को पता चल गया कि बम कैसे बनाना है, इन लोगों को पता है कि बम कैसे बनाना है। अब पूरा देश में बताना है लोगों को कि बम कैसे बनाना है। अब बताओ, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त अगर लोगों से मिलकर कहते कि देखो भाई ऐसे ऐसे बम बनाना है, तो पूरा जिंदगी तो इन लोगों को बताने में ही लग जाता कि बम कैसे बनाना है। इसके लिए शॉर्टकट तरीका ढूंढा। क्या शॉर्टकट तरीका ढूंढा? तो उसी वक्त केंद्रीय विधानसभा की मीटिंग हो रही थी, गए, अब मस्त 2-4 बम वहीं पे मारे, एकदम पटापट 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 2-4 बम मारे। जैसे ही 2-4 बम मारे कि बस न्यूज छप गया कि बम जो है संसद विधानसभा में बम फेंका गया, विधानसभा में बम फेंका गया।
तो अब बम फेंका गया तो उसमें जो है क्या कहते हैं कि पेपर में ये भी लिखा गया कि ऐसे ऐसे बम बना भी था। अब लोगों को पता चल गया कि बम बना कैसे था। अब पूरा इंडिया में लोग अपना बम बना रहे हैं बढ़िया एकदम मस्त। क्यों बम बना रहे हैं? एकदम अंग्रेजों को बम से ही मारेंगे। अब तो पता चल गया कि बम कैसे बनाना है। नहीं, लेकिन फाइनली क्या होता है 1931 ईस्वी में ये 2-3 घटना के विरोध अगेंस्ट में जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हो जाती है 1931 में। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट अभी जो आया था साइमन कमीशन, जो मैं अभी बताया था आपको साइमन कमीशन, ये आया था भारत में कानून व्यवस्था को देखने के लिए, लेकिन यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं किए। तो अंग्रेज बोला भारतीय को कि देखो अगर इतना ही तुम लोग के पास जो है क्षमता है तो अपना कानून बना के दिखाओ। हम बना रहे हैं, तुमको बनाने नहीं दे रहे हो तो अपना कानून बना के दिखाओ। तो नेहरू जो है मोतीलाल नेहरू बोले हाँ ठीक है, अपना कानून हम ही बना लेंगे। तो नेहरू जी जो है मोतीलाल नेहरू जी जो है कानून बनाए जिसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, यही नेहरू रिपोर्ट है जो भारत के संवैधानिक भविष्य का प्रारूप जो है था। बाद में जब नेहरू रिपोर्ट वगैरह तैयार हो गया तो 1929 ईस्वी में लाहौर में जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन मतलब मीटिंग बुलाया गया, और इस मीटिंग में कहा गया कि देखो अब हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे अंग्रेज से। पूर्ण स्वराज मतलब हमको पूरा फ्रीडम चाहिए भाई। पहले हम लोग कहते थे ठीक है तुम जो है विदेश नीति, यहाँ का आर्मी तुम रखो, लेकिन इंटरनल मैटर में हम लोग को जो है काम धाम करने दो। लेकिन अब ये नहीं, पूरा का पूरा आजादी चाहिए हमको। ठीक है, ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है डिसाइड किया गया। फाइनली 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है ये डिसाइड किया गया कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मना ही लेंगे। जैसे अभी देखो ना, अभी जो है यहाँ पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले रीजन में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 2 दिन पहले। क्यों? क्योंकि बीच बीच में वो ये याद दिला रहा है पाकिस्तानी को कि देखो भाई, भले हम अभी तुम मेरे ऊपर शासन कर रखे हो, लेकिन हम आज़ाद हैं, और आज नहीं तो कल हम आज़ाद होकर रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मना लिए कि देखो भले ही तुम मेरे ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रखे हो, लेकिन हम आज़ाद हैं, अब आज़ाद होकर ही रहेंगे। ठीक है, और नेहरू जी जो है 1929 के जो लाहौर अधिवेशन है उसमें पहले ही बोल दिए थे कि अब हमको पूरा स्वराज चाहिए। 26 जनवरी को जो है झंडा उंडा सब फहरा दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं फिर से गांधी को। 1922 ईस्वी में हुआ था असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में। अब 7-8 साल तक जो है कोई आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ है। 1930 ईस्वी में फिर से सब लोग कहते हैं गांधी जी, गांधी चाचा सुनिए ना। तो बोले क्या बताओ, आंदोलन कीजिए ना फिर से। और नहीं हम नहीं करेंगे इस बार, पिछला बार किए थे, बोले थे तुम लोग कि मारपीट नहीं करना, ज्यादा हिंसा उंसा नहीं करना, लेकिन तुम लोग नहीं माने तो इस बार नहीं करेंगे। तो सब लोग फिर मनाए गांधी जी कि नहीं चाचा कीजिए कीजिए, कीजिए, आप करते हैं तो मजा आता है आपके साथ काम करने में। तो बोले ठीक है करते हैं। तो गांधी जी तैयार हो गए आंदोलन करने के लिए। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पिछली बार कौन सा आंदोलन किए थे? असहयोग आंदोलन। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें क्या है, पहले था कि सहयोग नहीं करेंगे, अब क्या है कि अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा करने का मतलब पहले था कि मान लो ये कोई सामान रखा हुआ है, अब अंग्रेज कह रहा है कि भाई ए इंडियन भाई इसको उठाकर यहाँ पे रख दो, बोलेगा नहीं हम नहीं उठाएंगे, तो सहयोग नहीं किए। अब क्या है, अब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें क्या है, अंग्रेज कह रहे हैं ए इंडियन भाई इसको उठाकर यहाँ रख दो, तो हम उठाएंगे तो जरूर, लेकिन उठाकर यहाँ नहीं, ये उठाकर और यहाँ रख देंगे। अब इससे क्या हुआ, अब यहाँ रख के भाग गए। अब अंग्रेज को अब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहीं पे रखना था, अब तो यहाँ से यहाँ पे रखना है। तो इसको हम मतलब अवज्ञा किए, जो उसके आज्ञा जो है उसको नहीं फॉलो किए, जो वो कह रहा है वो नहीं किए, उसमें थोड़ा सा दखल अंदाजी किए, उसको थोड़ा सा परेशान किए। ये आंदोलन का मोटिव बेसिकली यही था। ठीक है, अब गांधी जी को बोले सब लोग कि गांधी जी अब आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या करेंगे। बोले देखो सबसे मेन मुद्दा है नमक। नमक क्यों मेन मुद्दा है, तो अब चीनी कुछ लोग खाते हैं नहीं खाते, लेकिन नमक तो सब खाते हैं, गरीब अमीर बाल बच्चा बुतरुआ तुतरुआ सब खाते हैं, नहीं हाँ अंग्रेज भी खाता होगा। तो सबसे मेन मुद्दा है नमक। ये जो नमक जो नहीं बनाने दे रहा है अंग्रेजवन, चलो हम लोग नमक बनाएंगे, इसके कानून को तोड़ेंगे। तो बोले क्या करेंगे इसके लिए, दांडी मार्च करेंगे, दांडी मार्च करेंगे। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले, और फाइनली 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पैदल पहुंच गए दांडी। दांडी जो है क्या है, आपका जो गुजरात का ही कोस्टल एरिया है, वहां पर गए, खुद के हाथ से नमक बनाए और नमक कानून को तोड़े। ठीक है, जैसे ही पता चला अंग्रेज को कि ऐसे ऐसे गांधी जी करने वाले हैं, कर रहे हैं, गांधी जी जो है नमक कानून को तोड़े हैं। अच्छा, एक तो नमक कानून का तोड़े, साथ ही साथ यहाँ पे जो टैक्स लिया जाता था उसको विरोध किए, विदेशी वस्तुओं का फिर से विरोध किए, धरना किए शांतिपूर्ण तरीका से। और ये जो गांधी जी का आंदोलन, इसमें महिलाएं भी काफी पार्टिसिपेट की थी, महिलाएं भी खूब बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट की थी। क्यों कर की थी महिलाएं, क्योंकि पहले वाले आंदोलन में क्या होता था कि गोली बारूद चलता था तो महिलाएं नहीं जाती थी।
ठीक है। लेकिन गांधी जी के आंदोलन में तो गोलीबारी चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि गांधी जी पहले ही कह रहे हैं कि हम सत्य और अहिंसा से आजादी लेंगे। तो महिलाओं भी जो है एकदम घर से निकलना शुरू की, इस जो है आंदोलन में भाग लेना शुरू की। तो गांधी जी के नेतृत्व में जो भी आंदोलन हुआ उसमें महिलाएं खूब भाग ली। ठीक है। तो फाइनली जो है क्या होता है कि ये असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हो जाता है। जैसे ही जो है आंदोलन शुरू हुआ, अब इरविन, उस वक्त का गवर्नर था इरविन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को जब पता चलता है कि यार ये गांधी जी तो एकदम प्यार से जो है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अब ना ही हथियार उथियार कुछ नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पीटेंगे। तो बोले ठीक है, एक काम करो, गांधी जी को बुलाओ। तो लॉर्ड इरविन गांधी जी को बुलाया। गांधी जी को बुलाया, बोला चाचा सुनिए, तो क्या देखिए, अब ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग आप लोग के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी तो किए हैं, भले कुछ भी हो। बोला था हाँ तो किए हो, इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं। गांधी जी बोले ठीक है। तो इरविन बोला एक काम कीजिए ना, हम लोग समझौता कर लेते हैं, आप जैसे जैसे कहेंगे वैसे ही होगा, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो गांधी जी बोले देखो ऐसे ऐसे बात है, तो इन लोगों को ऐसा नहीं चलेगा, तुम लोग को जाना पड़ेगा। तो इरविन बोला एक काम कीजिए, आप आइए ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि मेन तो काम धाम ब्रिटेन से ही चल रहा है ना, ब्रिटेन का ही जो संसद है वो इंडिया पर रूल कर रहा है, ब्रिटिशर्स। तो आप एक काम कीजिए, आप ब्रिटेन आइए, वहीं पर बैठ के बात किया जाएगा, और जो है अभी अभी के लिए इस आंदोलन को खत्म कीजिए। बोला ठीक है, तैयार हो गए गांधी जी। तो गांधी जी क्या हुआ, गांधी और इरविन जी के बीच में एक समझौता हुआ, उसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। और फाइनली गांधी जी जो है समझौता में जो है गोलमेज सम्मेलन के लिए तैयार हो गए, जो कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ होगा, ब्रिटेन में होगा, लंदन में होगा। ठीक है। और जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी पहुंचे ब्रिटेन 1931 ईस्वी में। अच्छा, ये तो 1931 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उससे पहले ही एक बार प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो गया था, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं गया था। ठीक है। लेकिन द्वितीय जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी गए थे। जब गांधी जी वहां पहुंचे गोलमेज सम्मेलन में, तो देख रहे हैं कि इंडिया से जो भी लीडर गया हुआ है, अलग अलग वर्ग के लोग, जैसे मान लो जैसे अम्बेडकर जी जो कि SC ST के लोगों के लिए मेन काम कर रहे थे, मुस्लिम लीग से जो भी लोग गया था, ऐसे बहुत सारे पार्टियां थी, वो सब पार्टी अपने अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि सबको बस अपनी परी है, किसी को देश की नहीं परी है। अब गांधी जी पर काफी निराश हुए कि देखो इतना प्यार से आए थे, अब यहाँ पे सब अपने के लिए मर रहा है, तो कैसे काम चलेगा। गांधी जी गुस्सिया गए, गुस्सिया कर भाग आए। ठीक है, भारत भाग आए। तो गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं रहा। फिर भी जो है फिर से 1932 में फिर से जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन गांधी जी वगैरह कोई नहीं गए। अब जब गांधी जी इंडिया आए तो गांधी जी गुस्सा तो थे ही। क्यों? क्योंकि मेन था कि गांधी जी कहते थे बताओ अंबेडकर कितना पढ़ा लिखा आदमी है, ये भी जो है अपने तरीका से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। बताओ, ये भी कह रहा है कि हमको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब वो चीज़ अभी बस इतना समझो, सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ होता है। तो गुस्सा हो गए। अब पूना जब आए गांधी जी, तो गांधी जी बैठ गए भूख हड़ताल पर कि ना, नहीं खाएंगे, अब हम खेबे नहीं करेंगे। तो अब तो धीरे धीरे जब लोगों को पता चला अब गांधी जी खाना नहीं खा रहे हैं, लोग तो एकदम धीरे धीरे लोग एकदम पागल हुए जा रहे थे। अब सब लोग अंबेडकर के पास गए, अम्बेडकर जी सुनिए ना, क्या जाइए गांधी जी से समझौता कीजिए। तो फाइनली 1932 ईस्वी में पूना में ही जो है वहाँ पे एक जेल है जहाँ पे गांधी जी को रखा था अंग्रेज, वहीं पे पहुंचते हैं अम्बेडकर जी, वहाँ पे समझौता होता है अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच, इसी को कहते हैं पूना समझौता 1932 ईस्वी में। ठीक है, 1932 में ऐसा कांड हुआ। फिर 1935 में जाकर भारत सरकार अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है, एक कानून लाया जाता है, इसका नाम रखा जाता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, इसमें कुछ चीजें थी, हटा दो, उतना डिटेल्स नहीं जाना है। इसी अधिनियम में एक चीज लिखा जाता है इसी कानून में कि अब जो है इंडिया में इलेक्शन करवाएंगे। 1937 ईस्वी में जो है चुनाव करवाया जाता है। जैसे ही प्रांतीय चुनाव मतलब जैसे स्टेट वाइज चुनाव, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड में जो स्टेट वाइज मुख्यमंत्री का चुनाव जो होता है, उस टाइप का चुनाव करवाएंगे। पूरा प्रधानमंत्री वाला चुनाव नहीं करवाएंगे, बस मुख्यमंत्री वाला चुनाव करवाएंगे। तो वैसा चुनाव करवाया जाता है। जब चुनाव करवाया जाता है, टोटल 9-10 प्रोविंस में करवाया जाता है, उसमें से लगभग 8-9 में तो सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस पार्टी का सरकार बनता है। किस पार्टी का सरकार बनता है? कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, तो एक ऐसा घटना हुआ इतिहास में। फिर 1939 के आसपास जो है द्वितीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। 1938-39 में द्वितीय विश्व युद्ध की आहट जो है सुनाई देने लगी।
अब द्वितीय विश्व युद्ध, अब देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और 1915 ईस्वी में जब गांधी जी आए थे इंडिया, तो अंग्रेज बोला गांधी जी को, ये गांधी जी सुनिए ना, आपका बात सब मानता है, बोलिए ना सबको हमको ये विश्व युद्ध में थोड़ा सा मदद करे, और जैसे ही हम विश्व युद्ध जीतेंगे आप लोग को आजाद कर देंगे। बोला अच्छा ऐसा बात है, हाँ हाँ ऐसा ही बात है। बोले गांधी बोले ठीक है ठीक है। गांधी जी एकदम सब लोग आए, सब लोग जाओ इसको मदद करो, एकदम विश्व युद्ध जिताओ, प्रथम विश्व युद्ध। तब इंग्लैंड जीत गया। जब जीत गया तो गांधी जी को जो है एकदम ठेंगा दिखा दिया कि नहीं हम तो ऐसा ही मजाक किए थे आपसे। तो बोला अच्छा मजाक किए हो, अच्छा। तो फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फिर से अंग्रेज पहुंचा गांधी जी के पास, गांधी जी सुनिए ना, पिछला बार वाला गलती उसलती माफ कर दीजिए, इस बार फिर से जो है भेजिए ना लोगों को, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चलिए ना हम लोग, मेरा आदमी सब काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चलिए द्वितीय विश्व युद्ध थोड़ा सा जितवा दीजिए ना हमको। गांधी जी बोले नहीं, पिछला बार तुम हमको ठग लिया था, इस बार ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इस बार तुम हमको बताओ कि तुम क्या क्या करोगे और अभी करो, पहले आजाद करना है तो अभी करो, फिर हम तुमको साथ देंगे। बोला नहीं ऐसा तो होगा नहीं। तो बोला नहीं होगा तो हम नहीं साथ देंगे, लेकिन अब चूंकि हम लोग तो गुलाम थे ही इस वक्त भी, तो अपने आप से जो है, अपने आप से क्या किया गांधी जी नहीं, अंग्रेज जो है अपने आप से इंडिया को घोषित कर दिया कि इंडिया भी हमारे साथ इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। तो अब जब ऐसा किया, जब 1940 के अगस्त दोपहर में ऐसा किया, तो यहाँ के लोग गुस्सा हो गए। अब गुस्सा हो गए तो पूरा जो है सत्याग्रह शुरू कर दिए, और इस सत्याग्रह का नाम रखा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्यों शुरू किया गया? तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती जो इंडियंस को अंग्रेज जो शामिल कर लिया था, इसी के अगेंस्ट में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरू हो जाती है, सॉरी व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरू किया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। फिर 1942 ईस्वी में एक मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। अब देखो अब क्या है कि विश्व युद्ध चल रहा है, अभी विश्व युद्ध चल रहा है, अब इंडियंस जो है अंग्रेज को साथ नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, छोटा मोटा कानून लाएगा, कुछ ना कुछ लुभाने का कोशिश करेगा इंडियंस को, और चाहेगा कि इंडियंस जो हमारे साथ पूरी तरीका से सपोर्ट करे। इसी दौरान जो है क्रिप्स मिशन लेकर आता है 1942 ईस्वी में। जब 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाता है क्रिप्स मिशन के। इस मिशन के कुछ अपने प्रोपेगेंडा होंगे, प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते, प्रोपेगेंडा तो होंगे ही, इनका कुछ अपना जो है प्रोविजंस भी होंगे। प्रोविजंस क्या था? तो ये था कि भारत के जो नेताएं हैं उसको युद्ध के लिए जो है राजी करो। साथ ही साथ जो है ये एक और प्रोविजन था कि युद्ध के बाद संवैधानिक व्यवस्था का प्रस्ताव था, मतलब युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो हम भारत में संविधान जो है निर्माण करेंगे, संवैधानिक तरीका से यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाएंगे। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक शक्तियों का प्रस्ताव से संतुष्टि नहीं हुई, तो क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन, अब देखो अब मेन क्या था, क्रिप्स मिशन जब आया इंडिया तो मेन कांग्रेस ही था और दूसरे राजनीतिक दल जैसे मुस्लिम लीग ये लोग थे। तो ये लोग जो है ये जो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था कि हम युद्ध के बाद तुम्हें संविधान बना देंगे तुम्हारे लिए, युद्ध के बाद तुम्हारे लिए ये करेंगे, युद्ध के बाद तुम्हारे लिए वो करेंगे, तो युद्ध के बाद ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ये लोग को संतुष्टि नहीं मिला तो वो जो है क्रिप्स मिशन की जो प्रस्ताव थी उसको ठुकरा दिए। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब फिर से लोग कह रहे हैं गांधी जी को कि गांधी जी एक काम कीजिए, फिर से आप आंदोलन शुरू कीजिए। अब देखो 1920-22 में हुआ था, फिर 1930-32 में हुआ था आंदोलन। 1920-22 में कौन सा हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1930-32 में कौन सा आंदोलन किए थे गांधी जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब फिर से आप 10 साल बाद 1942-45 के आसपास जो फिर से लोग कह रहे हैं गांधी जी को, गांधी जी काम कीजिए, फिर से आप आंदोलन कीजिए। गांधी जी बोले नहीं, पिछला बार किए थे तुम लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगा, जब हम गए ब्रिटेन तो तुम लोग आपस में अपने हिसाब से काम करने लगा, इस बार हम नहीं करेंगे। तो फिर किसी तरीका से मनाए गांधी जी को। फिर गांधी जी 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन शुरू किए, जिसका नाम रखा गया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। और ये जो है बंबई में एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन बुलाया गया और वहीं पे इस आंदोलन की शुरुआत की गई। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा, पूरे देश को संबोधित किए और कहा, एक नारा दिए। कौन सा नारा दिए? करो या मरो। क्या करो या? देश के लिए कुछ करो, अगर नहीं कुछ कर पा रहे हो तो फिर नहीं, देश के लिए कुछ करो और करते हुए अगर मौत भी हो जाए तो मरो। ऐसा जो है नारा दिए गांधी जी, देश के लिए कुछ करो और करते हुए अगर तुम्हारी मौत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मरो। ठीक है। और इस आंदोलन में जो मुख्य मांग थी वो थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब फाइनली गांधी जी भी कह रहे हैं कि करो या मरो, और अंग्रेज को कह रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। इंडियंस को क्या कह रहे हैं? भारतीय को क्या कह रहे हैं? भारतीय को कह रहे हैं कि करो या मरो, और अंग्रेज को कह रहे हैं अंग्रेज भारत छोड़ो। ठीक है। जैसे ही 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 9 अगस्त को गांधी जी, नेहरू, पटेल सबको उठा के अंग्रेज डाल दिया जेल में। जैसे ही लोगों को पता चला कि चाचा उचा सब जेल चले गए, तो बस यहाँ के जो नेता, छात्र नेता सब थे, हाँ युवा नेता थे, सब अपना कमांड संभाल लिया, पूरा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है। इसी बीच जो है 1942 से 45 के आसपास सुभाष चंद्र बोस क्या किए?
सुभाष चंद्र बोस तो भाग गए इंडिया से भाग गए, कहाँ चले गए? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन के जितने भी ब्रिटेन के अगेंस्ट में जो भी देश लड़ रहा था उसके पास जाते थे और उनको कहते थे कि सुनिए ना, आप हमको मदद कीजिए, ब्रिटेन को अपना देश में जो है वहां से भगाएंगे। तो बोला ठीक है, जापान से मदद लिए, जर्मनी से मदद लिए और पूरा विदेश में घूम घूम कर वहाँ के लोगों से मदद लिए और एक अलग आर्मी बनाए थे सिंगापुर में, जिसका नाम रखा आजाद हिंद फौज। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बहुत अहम रोल जो है ये निभाया था। ठीक है, फाइनली 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और 1945 ईस्वी में एक प्लान आता है, वेबल प्लान। अब देखो, अब क्या है कि समय समय पर अंग्रेजों के द्वारा कानून लाया जाता था, वही सब ये कानून है। 1945 में एक कानून लेकर आया जिसको वेबल प्लान कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कानून लेकर आया उसमें यह था कि भारत नेताओं के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाया जाए। कार्यकारी परिषद मतलब एक परिषद मतलब कमेटी कह सकते हो, एक कमेटी बनाओ जो कमेटी जो है भारत में कार्यकारी करेगी। कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूट करेगी, जो शासन व्यवस्था करेगी। इसका जो है इसमें कौन रहेगा? तो भारत के नेताएं ही रहेंगे। लेकिन मेन कौन रहेगा? मेन तो अंग्रेज ही रहेगा। इसके अंदर जो है भारत के नेताएं लोग रहेंगे जो है यहाँ के कानून व्यवस्था को देखेंगे। तो इसमें जो है ये लेकर कौन आया था? वेबल आया था, वेबल प्लान। इसमें 10 लोग का रहना था कि 10 लोग रहेंगे, 5 रहेंगे मुस्लिम लीग से, 5 रहेंगे कांग्रेस पार्टी से। लेकिन मुस्लिम लीग तैयार नहीं हुआ, फिर बाद में बीच में तैयार हुआ, फिर से भड़क गया, तो वो सारी चीजें हुई थी। ठीक है, और इसी चीज के अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में सहमति नहीं बन रही थी, तो शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस को भी बुलाया गया और मुस्लिम लीग को भी बुलाया गया, ताकि आओ और वेबल प्लान जो आया है उस पर सहमति देने के लिए आओ। तो दोनों में सहमति नहीं बन पाई तो फाइनली शिमला सम्मेलन जो है फेल मार गया। फिर 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मिशन आया। अब कैबिनेट मिशन का जो मेन काम है कि अब देखो, अब तक ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अब हमको किसी भी तरीका से भारत को आजाद करना ही पड़ेगा, भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ के लोग काफी उग्र हो गए हैं, चलना मुश्किल कर दिए हैं। नहीं, अब जब ऐसा होने लगा तो अब क्या कि अब अचानक से भाग जाओगे तो लोग बोलेंगे नहीं कि तुम डर के भाग गए। तो थोड़ा फ्रीडम देते जाओ, फ्रीडम देते जाओ। वही कर रहा है अभी ये सारे कानून के तहत। तो कैबिनेट मिशन आया ब्रिटेन से जो है भारत में आया कैबिनेट मिशन मतलब कैबिनेट का नाम है, कैबिनेट मिशन मतलब एक आयोग कह सकते हो। 3 लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इनका जो उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का, यह था कि संविधान सभा का गठन करना इंडिया में। संविधान सभा का गठन करेंगे तब तो संविधान बनेगा, साथ ही साथ भारत को जो है संवैधानिक भविष्य की व्यवस्था करना है और चुपचाप धीरे धीरे सत्ता को हस्तांतरित करना है। मतलब सत्ता जो ब्रिटिशर्स के हाथ में है उसको इंडियंस के, भारतीय के हाथ में डालना। ये सारे उद्देश्य जो है आपका था कैबिनेट मिशन का। ठीक है, लेकिन इसी बीच 1946 ईस्वी में एक नौसेना में विद्रोह हो जाता है। अब बताओ, नौसेना तो था अंग्रेज के पास, अब अंग्रेज के अगेंस्ट अगर अंग्रेज का सेना ही विद्रोह कर दे तब तो और मुश्किल वाली बात हो गई। एक नेवी का जो है शिप था जिसका नाम था HMIS तलवार। इस पे क्या हुआ कि वहां के जो नौसैनिक थे वो विद्रोह कर दिए और धीरे धीरे क्यों किए? क्योंकि यार उन लोगों के साथ काफी जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब दुर्व्यवहार, नहीं, कास्ट के आधार पर उन लोगों के साथ मतलब अपर नीचे सैलरी वैलरी कम दिया जाता था अंग्रेज के कंपेयर में। तो इस तरीका से इन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था, ये लोग विद्रोह कर दिए। ठीक है, ये बंबई से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पूरा जो है इंडिया में फैल गया था, लगभग मेन रीजन में फैल गया था। तो नौसैनिक विद्रोह हुआ। मतलब आप देख रहे हो कि अंग्रेज का जो सेना है वो भी विद्रोह कर रहा है। तो धीरे धीरे अंग्रेज को समझ में आ गया कि अब इंडिया में रहना मुश्किल हो गया है, अब इंडिया में ज्यादा दिन तक हम नहीं टिक पाएंगे। तो वो धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरित करना जो है शुरू कर दिया था। 1946 में जो है अब क्या हुआ? अब देखो, इलेक्शन तो हुआ नहीं है, इलेक्शन नहीं हुआ है तो सत्ता को जो हम हस्तांतरित करेंगे तो किसको देंगे सत्ता? अंग्रेज अगर सत्ता देगा इंडियंस को तो किसको देगा? हमको देगा कि तुमको देगा कि गांधी जी को दे देता या जवाहरलाल नेहरू जी को दे देता? किसको देता? तो ऐसे किसी पर्सन को नहीं देगा। किसको देगा? उसके लिए एक सरकार का गठन करना होगा। तो इसके लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 में। और इस अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया उसका जो नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। और इसी जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ, इसी को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया। फाइनली 1947 ईस्वी में एक योजना आता है जिसको कहते हैं माउंटबेटन का योजना। माउंटबेटन कौन है? तो माउंटबेटन उस वक्त का वायसराय था इंडिया का। ठीक है, और ये माउंटबेटन जो योजना लेकर आया था, अब देखो
अब बात क्या है कि मुस्लिम लीग जब 1937 में जब इलेक्शन हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम स्टेट में जीता, तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि यार उसका पकड़ तो है ही नहीं। तो उसने ये देखा कि हम अब देखो, मान लो जैसे अभी कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी है, तो बीजेपी मैक्सिमम स्टेट में अपना गवर्नमेंट में है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी सोचेगी ना कि क्यों मेरा जो है गवर्नमेंट नहीं बन रहा है किसी भी स्टेट में। तो पता चला कि इस मान लो कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा नहीं है, ऐसा एजेंडा नहीं है जो लोगों को पसंद आए। तो यही चीज़ पता चला मुस्लिम लीग को 1937 में कि हमारे पास ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा नहीं है जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों को प्रभावित करे। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम लोग जो है एक अलग कंट्री का ही मांग करते हैं। तो एक तरीका से नया चीज़ हो गया, तो मुस्लिम जितने भी मुस्लिम कौम है वो हमको सपोर्ट करेगा, बस वही किया 1937 के बाद। कौन? ये अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब देखो बात ऐसा है कि उन लोगों को अलग देश चाहिए पाकिस्तान, लेकिन बीच बीच में सहमति बनती थी तो गवर्नमेंट में आता था, फिर निकल जाता था, फिर आता था, फिर निकल जाता था। उधर मांग भी कर रहा है कि हमको अलग देश बनाओ, और कभी कभी अगर इन गवर्नमेंट बने तो उसमें भाग भी ले रहा है। नहीं, तो अब इसी दुविधा के चल रहा है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। तो माउंटबेटन जब योजना लेकर आया तो उसमें यह लिखा कि भारत का विभाजन होगा। अब फाइनल है कि भारत का विभाजन होगा। क्यों? क्योंकि जब ये अंतरिम सरकार बना था, तो अंतरिम सरकार जब बना था ये वाला, इसमें जो है कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे और मुस्लिम लीग के भी लोग थे। लेकिन जब एक आध साल जब ये पार्टी जब सरकार चला, तो ये लोग मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो काफी जो है परेशान करते थे लोगों को, सही से चीजों को चलने नहीं देते थे, एकदम फालतू सा बकवास करते थे, मतलब जीना हराम कर दिए थे वल्लभ भाई पटेल जी को, नेहरू जी को, इन लोगों को। ठीक है, तो फाइनली नेहरू जी को लग गया कि यार नहीं, इन लोगों को हटाओ, इन लोगों को साइड करो, दे दो अपना जो मांग रहा है दे दो। तो माउंटबेटन को बोला ठीक है, आप योजना लेकर आइए और बना दीजिए, अलग देश दे दीजिए, इन लोगों को अपना देश संभालेगा। तो फाइनली ये जो माउंटबेटन का जो योजना आया उसमें यही है कि भारत को विभाजन किया जाएगा और विभाजन होने के बाद ही सत्ता का हस्तांतरण होगा। और फाइनली जो है भारत को स्वतंत्र करने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये कानून है लाया गया, और भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन जो है 14 अगस्त को दो भाग में डिवाइड कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान। फाइनली 15 अगस्त को जो है भारत स्वतंत्र हो गया। देख रहे हैं ना, फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत जो है क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो ये हमारी जो है स्वतंत्रता की कहानी है। तो ये जो हमारी आज़ादी है, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक आंदोलन या किसी एक दिन की मेहनत नहीं है, यह जो है अनगिनत संघर्षों का परिणाम है। नहीं, अगर आप देखें तो मंगल पांडे से लेकर भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सरोजिनी नायडू, तिलक से लेकर गांधी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर नेहरू और सरदार पटेल तक असंख्य लोगों के त्याग और संघर्ष से जो है भारत को 15 अगस्त 1947 को जो है सुबह अपनी सपनों, अपना जो पीढ़ियों का जो सपना है उसको साकार किए। नहीं, इसीलिए जो है स्वतंत्रता दिवस जो है केवल उत्सव नहीं है, नहीं, यह हमें याद दिलाती है कि जिस स्वतंत्रता की कीमत हमारे पूर्वजों ने अपने संघर्ष से चुकाई, उसकी रक्षा करना और भारत को मजबूत, न्यायपूर्ण तथा एकजुट बनाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। समझिए, तो ये टोटल जो है इस स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर आप लोगों के सामने ये जो हमारे देश की आज़ादी में जो योगदान दिया, किस प्रकार से हम लोग स्वतंत्र हुए, तो ये मैं आप लोगों को अपने तरीका से समझाने का कोशिश किया जितना मेरा नॉलेज है। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें पसंद आई होगी। तो मेरे तरफ से एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।